नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन बड़ी खबरें और बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया दीपेश आपका। और एक बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर, इस वक्त बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है और आर्टिकल 30 को हटाए जाने की मांग उन्होंने की है। देश में संवैधानिक समानता का अधिकार हर किसी को है। अधिकार को नुकसान ये आर्टिकल पहुंचाता है। ये अल्पसंख्यकों को इजाजत देता है, धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है। ये इजाजत दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्म निरपेक्षता का पक्षधर है तो फिर आर्टिकल 30 की जरूरत क्या है, उन्होंने ये सवाल उठाया है। तो आर्टिकल 30 को हटाए जाने की उन्होंने मांग की है, ये पैरवी उन्होंने की है। और इस पैरवी के साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में कई सारी बातों को लिखा है और उन्होंने कहा है कि देश में संवैधानिक समानता का अधिकार है और अधिकार को नुकसान यह आर्टिकल पहुंचा रहा है। अल्पसंख्यकों को इजाजत देता है, धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की यह इजाजत लेकिन दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्म निरपेक्षता का पक्षधर है तो फिर आर्टिकल 30 की जरूरत क्या है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अनुराग, अब कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 को लेकर ट्वीट किया है और इस पर सवाल उठाए। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने यदि इस मुद्दे को उठाया है तो निश्चित तौर पर ये भाजपा अब इस पूरे मामले को हवा देने की कोशिश में लग गई होगी, क्योंकि बीजेपी के महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने का फैसला हुआ था उसके बाद अब ये नई बहस छिड़ गई है कि आर्टिकल 30 को किस तरीके से अब खत्म किया जाए। क्योंकि जिस तरीके के सवाल कैलाश विजयवर्गीय ने उठाए वो इस बात की तरफ साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी के अब मिशन पर ये जो है मुद्दा आ सकता है और बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने शब्दों का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि जो समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है ये उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला है, क्योंकि ये अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक प्रचार की आज़ादी देता है। तो जिस तरीके से मदरसों में कुरान और हदीस को पढ़ाया जाता है, लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो वहां पर ना तो गीता को पढ़ाया जाता है ना दूसरे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले को हवा देते हुए कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं और क्या अब इसको लेकर पार्टी का स्टंट होता है ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस पर जब ट्वीट आया तो क्या कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने आ पाई क्या? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद कांग्रेस फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बोलने से बच रही है, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गंभीर हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से इससे पहले बड़े फैसले लिए और कहा भी जा रहा था कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार और कई बड़े फैसले ले सकती है, तो क्या अब बीजेपी जिस तरीके से इस पूरे मामले को हवा देने की कोशिश कर रही है तो क्या केंद्र सरकार के निशाने पर अब ये मुद्दा भी आ सकता है? क्योंकि साफ तौर पर जो आर्टिकल 30 में जो प्रावधान किए गए वो अल्पसंख्यक वर्ग को इस बात की आज़ादी देते हैं कि वो धार्मिक प्रचार कर सकते हैं। और जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिनों में चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर भी मामले सामने आए, दिल्ली में जिस तरीके से एक धर्म प्रचार के दौरान जमातियों के निकलने का मामला सामने आया और उसके बाद जो पड़ते दर परत मामले सामने खुलते गए, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का इस मुद्दे को उठाना कई तरह से राजनीतिक रूप से भी एक अहम मुद्दा हो जाता है। हालांकि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल मौन है, लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा है उसमें अब इस मुद्दे को हवा देकर कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश की जाए आर्टिकल 30 के खिलाफ। एक बात और अनुराग कि ये ट्वीट कोरोना काल में जब लगातार इंदौर, भोपाल और पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 7,400 के पार हो गए। पूरे देश में कोरोना की स्थिति जो है वो मरीजों की बढ़ती जा रही है और इस बीच ये ट्वीट क्या एक अलग पूरे मामले को या ध्यान को एक अलग दिशा में मोड़ने की तरफ कोशिश है क्या?
बिल्कुल, देखिए इस तरीके के मुद्दे निश्चित तौर पर जो है माहौल को बदलने का काम करते हैं। और यदि इस समय हम बात करें तो किसान के अलावा मजदूरों का मुद्दा सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। आज कांग्रेस ने एक अभियान भी सोशल मीडिया पर चलाया। खुद कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी सामने आई और उन्होंने कहा कि मजदूरों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाए जाना चाहिए। तो जिस तरीके से मजदूरों का मुद्दा जोर शोर से कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है, ऐसे में बीजेपी ने अब एक नई दिशा में जो है देश का जो मन है वो बढ़ाने की कोशिश की है, बदलने की कोशिश की है। तो ये जो शुरुआत है कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से जरूर हुई है, लेकिन अब इसको लेकर देश में किस तरीके की राय बनती है, किस तरीके का मत तैयार होता है, इसमें एक अलग दिशा में ले जाने की कोशिश जरूर होगी और एक ये नया मुद्दा जरूर राष्ट्रव्यापी मुद्दा जरूर बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ट्वीट किया गया है और आर्टिकल 30 को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और इसे हटाए जाने की मांग की। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी की तरफ से कैसा रुख इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम। दीपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ और खबरों के साथ। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि जब ट्विटर पर आर्टिकल 30 हटाओ ट्रेंड कर रहा है तो इसके साथ साथ एक और चीज ट्रेंड कर रखी है और वो कर रही है कांग्रेस की तरफ से स्पीक अप इंडिया। स्पीक अप इंडिया के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेसी मजदूरों के दर्द को उठाने की कोशिश कर रखे हैं, उनकी परेशानियों को जनता तक पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और यही मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। स्पीक अप इंडिया के तहत कांग्रेसियों ने वीडियो जारी किए हैं, मजदूरों की मदद की सरकार से गुहार लगाई है। सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव ने भी स्पीक अप इंडिया के तहत वीडियो जारी किया है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश के मुखिया हैं। जब बड़े अर्थशास्त्री आपसे अनुरोध कर रहे हैं, विपक्षी दल के नेता हमारे नेता राहुल गांधी अनुरोध कर रहे हैं, चलिए आप उनकी बात ना माने, पर एक मजदूर, एक श्रमिक आपके सामने हाथ फैला के खड़ा है। लॉकडाउन में आपने जो नीतियाँ बनाई उससे उसका सर्वनाश हो गया। मेहरबानी करके प्रथम महीने में 10,000 रुपये की किस्त डाल दें, 6 महीने तक 7,500 रुपये उसे दे दें। उसका पूरा घर ध्वस्त हो गया है, उसकी जीविका ध्वस्त हो गई है। आप 20 लाख करोड़ का ये आडंबर रचने से इस देश के श्रमिक का और गरीब मजदूर का कोई फायदा नहीं। और चलिए एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। शुक्रिया दीपेश आपका इस खबर को बताने के लिए। और एक खबर और भोपाल से है जहां पर पूर्व विधायक एदल सिंह कंसाना की तरफ से बयान सामने आया है। ये दर्शकों को बता दें, कंसाना ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। कमलनाथ को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। बीजेपी से डील के आरोपों पर कहा है कि 15 महीने में कमलनाथ ने विधायकों को मिलने तक का वक्त नहीं दिया। सिंधिया जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया गया। लगातार मुझसे बात करेंगे तो मैं डील का जवाब दूंगा। मुरैना जिले से सरकार बनी थी लेकिन मुरैना का अपमान किया गया। 15 महीने में सिर्फ छिंदवाड़ा का विकास किया गया। ग्वालियर चंबल की 16 में से 16 सीट बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस और कमलनाथ किस बात पर लड़ेंगे चुनाव, ये उन्होंने सवाल खड़े किए। शिवराज, सिंधिया, नरोत्तम, इनके मुकाबले कौन चेहरा है कांग्रेस में, यह भी एदल सिंह कंसाना ने सवाल उठाए। कांग्रेस के चेहरे मिटाने का काम कमलनाथ ने किया है। गंभीर आरोप भी एदल सिंह कंसाना की तरफ से लगाए गए हैं। मंत्रिमंडल को लेकर तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक एदल सिंह कंसाना हैं। कंसाना जी, आप लोगों का इंतज़ार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये तारीख कब पूरी होगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आपको सबको मालूम है कोरोना की वजह से, और कोरोना को रोकथाम करना, कोरोना की लोगों को सुरक्षित रखना, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर, आप लोगों पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो सिंधिया समर्थक थे उन सब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ सब कह रहे हैं कोई बड़ी डील करके आप लोग गए हैं और अब जनता आपको उपचुनाव में जवाब देगी। कौन कह रहा है कि डील किए हैं? और वो डील वाले हमसे बात करें ना, काहे की डील की है?
हमसे बात करें, हम उसका उत्तर देंगे कि क्यों छोड़ी हमने पार्टी। 15 महीने से कमलनाथ जी को मिलने का भी समय नहीं दिया एमएलए को। कोई डील वील नहीं हुई। हमारे किसी एमएलए से सीधे मुंह बात नहीं की मुख्यमंत्री जी ने, मिलने का समय नहीं दिया। सिंधिया जी जैसे बड़े नेताओं का अपमान किया इनने। हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं का अपमान किया, मिलने नहीं दिया इन्होंने, मिले नहीं, काम नहीं किया इन्होंने, इसलिए हम लोगों ने पार्टी छोड़ी। सिर्फ इन्होंने विकास किया तो छिंदवाड़ा किया 15 महीने में। अपनी बात अपने गिरेबान में झांक के देखे। अगर हम सही होंगे तो जनता हमें जिताएगी। कौन जाएगा प्रचार करने के लिए? इनके पास क्या है प्रचार करे? कौन जाएगा? कमलनाथ जी प्रचार करने जाएंगे? क्या बात लेके जाएंगे, क्या मुंह लेके जाएंगे प्रचार के लिए? हमारे साथ चेहरा है, सभी चेहरा है एक से एक। केंद्र के लोग तो यहाँ आते नहीं है उपचुनाव में। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के मुकाबला क्या है इनके पास? बता दो मुझे। अकेले शिवराज सिंह जी का ही मुकाबला बता दो कौन है? शिवराज सिंह जी, बीडी शर्मा जी, सिंधिया जी, नरोत्तम मिश्रा जी। लेकिन इनके क्या इनके थे पहले, लेकिन इन्होंने नाश कर दिया, कांग्रेस को खत्म कर दिया इन्हें। और इसे खत्म करने में कमलनाथ जी का हाथ है। सीधा सीधी कमलनाथ जी ने खत्म किया कांग्रेस। छिंदवाड़ा की तरफ ध्यान दिया, अरबों रुपए के काम छिंदवाड़ा में किए, प्रदेश की जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। तो ये है हैदल सिंह कंसाना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की आज जो स्थिति बनी है उसके लिए सीधे तौर पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ वो जिम्मेदार है। और जहां तक बात डील की है तो फिर अब जनता बता देगी कि आखिरकार उसकी डील किसके साथ है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त और बता दें दर्शकों को, दिल्ली से बड़ी खबर। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों से ट्रेन और बस का किराया नहीं लिया जाएगा। ट्रेन का किराया राज्य सरकार साझा करेगी। प्रवासी मजदूरों को भोजन और पानी रेलवे देगा। प्रवासी मजदूरों को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है। रास्ते में मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम भी राज्य करें। राज्य सरकार सभी प्रवासी मजदूर यात्रियों का रजिस्ट्रेशन करें। पैदल जाते मजदूर दिखे तो शेल्टर होम में रखा जाए। ट्रेन या बस से गांव भेजने का इंतजाम किया जाए। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुशील, मजदूरों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, लगातार तस्वीरें मीडिया भी दिखा रहा है, और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज ये अहम निर्देश दिए हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरह तमाम राज्यों में मजदूरों के जो हालात थे उसको लेकर जो स्वतः संज्ञान लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें तमाम राज्य सरकारों की तरफ से आज अपनी बातें भी रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें जो देखी उसके बाद एक बड़ा निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, अगर वो अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं तो संबंधित चलिए संपर्क कट गया, लेकिन संबंधित राज्य सरकार को उनके व्यवस्था उनके लिए करनी होगी, यह बात कह दिया गया। प्रवासी मजदूर को सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। पैदल अगर जाते दिखते हैं तो उनको शेल्टर होम मिलना चाहिए। बस या ट्रेन से ही उन्हें घर भेजना है, पैदल न जाते दिखें, यह भी कहा। और सभी प्रवासी मजदूरों का ध्यान सरकारों को रखना पड़ेगा, राज्य सरकारों को रखना पड़ेगा। रेलवे को पैसा दीजिए और ट्रेन या बस से गांव भेजने का इंतजाम किया जाए, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। इसके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में माइनिंग के खिलाफ अब सरकार सख्त होती जा रही है। दरअसल जिस तरह से अवैध उत्खनन चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, इसको लेकर सख्ती के मूड में अब सरकार नजर आ रही है। और यही कुछ कहा है मंत्री कमल पटेल ने। अब केवल जुर्माना देकर अवैध खनन करने वाले नहीं छूट पाएंगे, इनके खिलाफ अब चोरी का केस दर्ज किया जाएगा। इसको लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने जबलपुर संभाग के एसपी और कलेक्टर को निर्देश दिए। इस मामले पर मंत्री कमल पटेल से खास बातचीत की हमारे सहयोगी। अवैध उत्खनन के मामलों को लेकर अब सरकार और सख्त होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल जी हैं।
कमल पटेल जी, आपने एक लेटर लिखा है जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जो कलेक्टर्स हैं और एसपी को के सख्ती से निपटें और चोरी के जो केस हैं वो दर्ज किए जाए, ना कि जुर्माना लगाया जाए। देखिए, अवैध उत्खनन देश की बड़ी समस्या है और इन पे जब तक सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि रेत जो है वो सफ़ेद सोना है और जो चाहता है उसको लूटना चाहता है। और इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने नर्मदा माँ को जीवित इकाई माना है। वो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय, जीवनदायिनी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। नर्मदे हर और जिंदगी भर हम करते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, इतनी आस्था है करोड़ों लोगों की, और इसलिए उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है सरकार की। और इसलिए हमने कानून बनाया और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी 11 मई को इंदौर की खंडपीठ ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि जितने भी अवैध खनन के ओवरलोड डंपर हैं, चाहे रेत के हों चाहे किसी के भी हों, उनके ऊपर कलेक्टर में खनिज विभाग जुर्माना केस बना के भेजता है और कलेक्टर क्या है, एडीएम या कलेक्टर उस पर जुर्माना करके कंपाउंडिंग करके छोड़ देते हैं, जबकि हकीकत में वो चोरी है। और इसलिए जितने भी अवैध उत्खनन हो रहे हैं, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, वो चोरी का मुकदमा कायम होना चाहिए 379 और चोरी के माल को छुपाने का 412। ये माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं। बहुत अच्छा निर्णय, उसका हम स्वागत करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार उसका स्वागत करती है और उनका पालन कराने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि माननीय न्यायालयों के जो आदेश होते हैं उसका पालन कराया जाए। तो मैं एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते और 11 जिलों का प्रभारी मंत्री हूँ, विशेष करके वहाँ हूँ जहाँ माँ नर्मदा की नाभि स्थल है, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाड़ा। तो मैंने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि जितने भी अवैध खनन के केस हुए उनके ऊपर सिर्फ जुर्माना नहीं, कंपाउंडिंग नहीं, उनके ऊपर चोरी का और उसका मुकदमा कायम। और चोरी का मुकदमा किस पे? ड्राइवर पे तो करो, लेकिन मालिक पे भी करो। जिस दिन मालिक के ऊपर मुकदमा कायम होगा चोरी का, उस दिन से अवैध उत्खनन और ओवरलोड डंपर बंद हो जाएंगे। और इससे हमारी मध्य प्रदेश की जो धमनियाँ हैं, सड़कें जिसके विकास की दूरी चलती है और लोगों को आवागमन की सुविधा मिलती है, उस पर ओवरलोड डंपरों से कितनी हत्याएं हो गई, कितनी दुर्घटनाएं हो गई, वो रुकेंगी, हमारी सड़कें बचेंगी, हमारी नदियां बचेगी और हमारी माँ नर्मदा बचेगी। और इसलिए हमने सख्त निर्देश दिए और जो कार्रवाई नहीं करेगा उसके खिलाफ, चाहे वो कितने बड़ा अधिकारी नहीं हो, क्योंकि एसपी हो या कलेक्टर हो या खनिज अधिकारी जिले का, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो ये हम कमल पटेल, इनका साफ तौर पर कहना है कि अब जो अवैध उत्खनन के केस होंगे उनमें चोरी के मामले भी दर्ज किए जाएंगे और इस बात को लेकर जो सख्त हिदायत है वो अधिकारियों को भी जारी कर दी गई है। फिर वो चाहे कोई कलेक्टर हों जिले के या फिर एसपी हों या खनिज अधिकारी हों, इसी तरीके से उनको कार्रवाई करनी होगी। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हमारे सहयोगी पुनीत के पास। पुनीत, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल, शुक्रिया दीपेश। एक बड़ी खबर आ रही है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी घमासान मच गया है। लोकेंद्र पाराशर ने दरअसल कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्रियों के आरोपों का हवाला दे दिया। दिग्विजय सिंह पर रेत और शराब माफिया होने का आरोप लगा था और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी हमला बोल दिया है। बीजेपी सरकार अब पूर्व मंत्री के आरोपों की जांच कराएगी। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे और इन आरोपों की जांच होगी। दिग्विजय सिंह ने हिमाचल के बीजेपी अध्यक्ष के इस्तीफे का हवाला दिया था। प्रदेश सरकार से भ्रष्टाचार की जांच का साहस दिखाने को लेकर ट्वीट किया था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है और जो उमंग सिंघार ने आरोप लगाए थे दिग्विजय सिंह पर रेत माफिया, शराब माफिया होने के, उस मामले की जांच कराएगी सरकार, प्रदेश की सरकार। पे जो भ्रष्टाचार किए हैं उन पर कार्रवाई कर लें। हम पहले देख लें कि छिंदवाड़ा में जो 800 करोड़ रुपए का अस्पताल बनना था वो 1400 करोड़ कैसे पहुंचा, पहले वो जांचें कर लें। उन सब जांचों पर कार्रवाई करेंगे, चिंता मत करो। जो जो जांच के दायरे में आएगा उन सब पर कार्रवाई की जाएगी, चिंता मत करो। अभी तो राजा पहले तुम्हारे 15 महीने के बाद तो निकाल लेंगे। जो वो कौन से अपने वन मंत्री थे, क्या बोलते हैं, उमंग सिंघार के आरोपों की जांच तो कर लेंगे। उसमें कौन कौन इस्तीफा देगा देखेंगे। मैडम देंगी, भैया देगा, अल्लाह देगा, मुन्ना देगा, राजा देगा, कौन देगा। तो बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बयान दे रहे थे कि उमंग सिंघार के आरोपों की भी जांच होगी। वैसे एक बात बता दें कि मध्य प्रदेश में जांच खूब चल रही है। 15 साल भी जांच चली
दिग्विजय सिंह को लेकर जांच चली, फिर सरकार कांग्रेस की आई, 15 महीने की सरकार, तब भी जांच की बात कही गई और वो जांच चलती रह गई। और अब सरकार जब चली गई और बीजेपी की सरकार आ गई, फिर वापस जांच चलेगी। जांच की रेलगाड़ी मध्य प्रदेश में चलती ही रहती है अनवरत। तो ये मामला अब और कितना बढ़ता है, कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। दीपेश हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े थे। दीपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज रूम से जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। मुझे और दीपेश दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।